चलिए तो आज हम लोग जानेंगे एक्सेस प्रेशर इनसाइड अ लिक्विड ड्रॉप। अब एक लिक्विड ड्रॉप के अंदर, लिक्विड ड्रॉप क्या हो गया, एक बबल, एयर बबल, उसके अंदर जो है प्रेशर कैसे होता है। अब देखो, जो लिक्विड ड्रॉप होता है ना, उसका आउटर सरफेस यानी बाहर का जो आउटर सरफेस होता है वो फ्री सरफेस होता है। आउटर सरफेस क्या होता है, फ्री सरफेस होता है। और क्योंकि ये आपका एक लिक्विड ड्रॉप है जो कि स्फेरिकल शेप का होता है, तो इसका इनिशियल सरफेस एरिया क्या होगा, इनिशियल सरफेस एरिया इस ड्रॉप का क्या होगा, 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर, क्योंकि इनिशियल सरफेस एरिया है। अगर इसका ये जो फ्री सरफेस है यानी आउटवर्ड, अगर इसमें देखो तो इसका जो सरफेस है, जो बाहर का आउटर सरफेस है, ये कैसे है, इस शेप का है। जब भी इस शेप का अगर आए, याद करो हम प्रेशर डिफरेंस में क्या बताए थे, ऐसा हो तो उस केस में जो लिक्विड प्रेशर है और वेपर का जो प्रेशर है, तो इस केस में लिक्विड प्रेशर ज्यादा होता है, जिसके कारण ये जो आउटर सरफेस है ये ऊपर की तरफ ऐसे हो जाता है। कब, तो इस केस में प्रेशर डिफरेंस क्या बताए थे, प्रेशर ऑफ लिक्विड माइनस प्रेशर ऑफ वेपर, यही होता है आपका प्रेशर डिफरेंस। अच्छा, अब ये जैसे जैसे यही जो प्रेशर डिफरेंस हो रहा है, यानी ये जो आउटर सरफेस है, ये जो मेरा सरफेस है, ये ऐसे कर्व्ड क्यों है, कर्व्ड इसलिए है क्योंकि लिक्विड का जो इस पे प्रेशर लग रहा है और जो वेपर का जो प्रेशर लग रहा है, उस दोनों में डिफरेंस है। यानी लिक्विड का प्रेशर जो है वो वेपर के प्रेशर से ज्यादा है, जिसके कारण प्रेशर डिफरेंस क्या है, पीएल माइनस पीवी। अब अगर लिक्विड का प्रेशर ज्यादा है तो ये धीरे धीरे इसका जो ये सरफेस है इसको ऊपर की तरफ पुश करेगा, और इसको हर साइड से अगर ये ऊपर की तरफ पुश करेगा तो ये कुछ डिस्टेंस से ये क्या होगा, इसका सरफेस एरिया इंक्रीज करेगा, जो कि हम यहाँ डॉट वाली लाइन से दिखा है कि अगर इसको प्रेशर लिक्विड अगर ऐसे पुश करेगा हर साइड से पुश करे तो इसका सरफेस एरिया इंक्रीज करेगा कि नहीं करेगा। तो हम लोग उसको एज्यूम किए कि उसका सरफेस एरिया डी आर डिस्टेंस से इंक्रीज कर गया। ओरिजिनल उसका क्या था, आर, अब उसका सरफेस एरिया इंक्रीज करके कितना हो गया, डी आर। तो न्यू सरफेस एरिया क्या हुआ, न्यू सरफेस एरिया क्या हुआ, न्यू सरफेस एरिया हुआ मेरा 4 पाई आर प्लस डी आर का होल स्क्वायर, क्योंकि इनिशियल सरफेस एरिया में तो मेरा, सॉरी कैपिटल आर होगा, इनिशियल सरफेस एरिया में तो मेरा कैपिटल आर का होल स्क्वायर हुआ था। इस केस में मेरा आर प्लस डी आर का, क्योंकि ये डिस्टेंस तो आर है, इतना और इंक्रीज हो गया, तो आर प्लस डी आर का होल स्क्वायर, आर प्लस डी आर का होल स्क्वायर। अब इसको अगर पूरा हम लोग सॉल्व करें तो ये क्या आ जाएगा, 4 पाई आर स्क्वायर प्लस डी आर का होल स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स आर इंटू डी आर, आर इंटू डी आर, यही होगा। अब अगर इसमें हम लोग मल्टीप्लाई करें तो क्या आ जाएगा, 4 पाई आर स्क्वायर प्लस 4 पाई डी आर का होल स्क्वायर प्लस 8 आर अब एक काम करते हैं, इसमें जिसमें डी आर का स्क्वायर वाला टर्म है, क्योंकि डी आर जो है, ये जो डी आर है इसका मतलब क्या है, बहुत थोड़ा सा इंक्रीज हुआ है, सरफेस एरिया क्या हुआ है, डी आर मतलब क्या, वेरी स्मॉल इंक्रीमेंट ऑफ रेडियस, यानी एरिया में बहुत कम का इजाफा हुआ है, इंक्रीज किया है, तो इसको हम लोग नेग्लेक्ट कर सकते हैं। तो इसमें जिसमें डी आर स्क्वायर वाला टर्म है इसको क्या करेंगे, नेग्लेक्ट करते हैं। तो न्यू सरफेस एरिया मेरा आ जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर प्लस 8 आर डी आर, ये नया सरफेस एरिया आया। अब न्यू सरफेस एरिया मेरा ये आया, इनिशियल सरफेस एरिया मेरा ये था, तो मेरा सरफेस एरिया में इंक्रीज कितना हुआ, तो इंक्रीज इन सरफेस एरिया में, यानी एरिया में कितना इंक्रीजमेंट हुआ, एरिया कितना चेंज किया, तो डेल्टा ए इज इक्वल टू, जो नया वाला सरफेस एरिया है इसमें से ओरिजिनल को माइनस कर देंगे, तो 4 पाई आर स्क्वायर प्लस 8 आर माइनस 4 पाई आर स्क्वायर। अब यहाँ से 4 पाई आर स्क्वायर ज्ञात से, चेंज इन एरिया कितना आया, डेल्टा ए। अब यहाँ पे देखो डेल्टा ए मेरा कितना आया, 8 आर, ये मेरा क्या आया, चेंज इन एरिया। अब अगर चेंज इन एरिया हमको पता चल गया तो नेट फोर्स पता कर लेते हैं, यानी इस जो लिक्विड ड्रॉप है इसके अंदर से नेट फोर्स कितना लग रहा है। तो फोर्स क्या होता है, प्रेशर इनटू एरिया, तो नेट फोर्स इनसाइड ड्रॉप, तो वो क्या हो जाएगा, प्रेशर इनटू एरिया। प्रेशर कितना लग रहा है, प्रेशर लग रहा है इस पे पी, तो पी प्रेशर लग रहा है, एरिया क्या है, एरिया, और एरिया इस केस में हम लोग ये वाला लिखेंगे क्योंकि इन साइड से पूछ रहा है, तो इन साइड जो है इनिशियल जो एरिया है वो तो यही है, तो P इंटू 4 पाई आर स्क्वायर, तो इसका क्या आ जाएगा, 4 पाई आर स्क्वायर,
ये मेरा आ गया क्या, नेट फोर्स इनसाइड द लिक्विड ड्रॉप। नेट फोर्स पता चल गया। अब नेट फोर्स पता चल गया है तो वर्क डन निकाल लेते हैं। वर्क डन निकालेंगे, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स कितना लग रहा है, 4p पाई आर स्क्वायर। फोर्स कितना लग रहा है, 4p पाई आर स्क्वायर। और डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है, डिस्प्लेसमेंट हुआ है dr, क्योंकि इतने सरफेस एरिया से इंक्रीज किया तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, dr। तो ये मेरा वर्क डन आ गया, ये मेरा वर्क डन आ गया। अब याद करो, सरफेस एनर्जी सरफेस टेंशन के बराबर होता है। सरफेस एनर्जी किसके बराबर होता है, सरफेस टेंशन के। यानी कि अब S जो होता है वो तुम्हारा सिग्मा के बराबर होता है। सरफेस एनर्जी इज इक्वल टू सरफेस टेंशन। तो सरफेस एनर्जी का क्या फॉर्मूला था, चेंज इन वर्क डन अपॉन इंक्रीज इन एरिया, जो कि सिग्मा के भी बराबर होगा, क्योंकि अगर सरफेस एनर्जी सिग्मा के बराबर है तो सरफेस एनर्जी का जो फॉर्मूला होगा वो भी सिग्मा यानी सरफेस टेंशन के बराबर होगा। तो सरफेस टेंशन इज इक्वल टू चेंज इन वर्क डन डेल्टा W अपॉन डेल्टा ए यानी इंक्रीज इन एरिया। तो चेंज इन वर्क डन मेरा कितना आया है, चेंज इन वर्क डन आया है 4p पाई आर स्क्वायर। तो इसको ऐसे लिखते हैं, p इंटू 4 पाई आर स्क्वायर इंटू डी आर अपॉन इंक्रीज इन एरिया 8r dr। इंक्रीज इन एरिया कितना हुआ है, 8r dr। तो 8r इंटू dr। अब यहाँ से dr तो गया, r से 8r स्क्वायर कटेगा, 4 से ये कट जाएगा 2 टाइम्स में। तो यहाँ पे बचा क्या, तो बचा 2, एक r बचेगा, एक r बचेगा। तो यहाँ से सिग्मा का वैल्यू आएगा, सॉरी सिग्मा का नहीं, प्रेशर का, क्योंकि हम लोग को प्रेशर चाहिए। तो प्रेशर का वैल्यू आ जाएगा 2 सिग्मा अपॉन r, 2 सिग्मा अपॉन r। ये मेरा प्रेशर का वैल्यू होगा। यहाँ पे तुम्हारा कुछ छूट रहा है, हाँ यहाँ पे एक पाई छूटा हुआ है, देख लो 8 पाई आर, क्योंकि यहाँ पे भी आपका पाई है, यहाँ पे एक पाई छूट गया था तो उसको कर लेंगे 8 पाई आर डी आर। तो यहाँ पे भी 8 पाई हो जाएगा पाई, फिर यहाँ पे भी एक 8 पाई होगा, तो पाई से पाई ही कैंसिल। तो प्रेशर का मतलब यहाँ पे हम लोग को फाइनल जो रिजल्ट मिला वो मिला प्रेशर इज इक्वल टू 2 सिग्मा अपॉन आर। और ये कब आएगा, कोई भी लिक्विड ड्रॉप या कोई भी एयर बबल होगा उसमें प्रेशर क्या होगा, 2 सिग्मा। सिग्मा क्या हो गया, सरफेस टेंशन, और आर क्या हो गया, उस एयर बबल या उस लिक्विड ड्रॉप का रेडियस हो गया कि कितने से उसका सरफेस एरिया इंक्रीज किया। उसके बाद वहीं अगर ये तो जैसे एक सरफेस के लिए हो गया, फ्री सरफेस के लिए, अगर 2 फ्री सरफेस रहे तब क्या करेंगे, तब इसको 2 टाइम्स कर देंगे। फॉर 2 फ्री सरफेस, 2 फ्री सरफेस रहेगा तो उस केस में बस जो पहला वाला आया है उसका डबल कर देंगे, क्योंकि इसमें कितना सरफेस था, इसमें पहले वाले में फ्री सरफेस कितना था, एक। तो एक फ्री सरफेस के लिए 2 सिग्मा आर, और 2 फ्री सरफेस के लिए कितना हो जाएगा, 2 इंटू 2 सिग्मा आर का 2 टाइम्स कर देंगे यानी 4 सिग्मा आर। यही हो जाएगा आपका प्रेशर फॉर एयर बबल और एनी सोप बबल। कोई भी सोप बबल के लिए आपका प्रेशर का क्या हो जाएगा, 4 सिग्मा आर, और एयर बबल के लिए 2 सिग्मा आर। या एक फ्री सरफेस है, क्योंकि एयर बबल में आपका एक फ्री सरफेस होता है तो उसमें प्रेशर का ये हो जाएगा, और सोप बबल में 2 फ्री सरफेस होते हैं तो उसमें प्रेशर का वैल्यू 4 सिग्मा अपॉन आर हो जाएगा। तो यही दोनों फॉर्मूला आपको याद रखना है। समझ में आया? चलिए, एंगल ऑफ कांटेक्ट, या इसको हम लोग कांटेक्ट एंगल भी बोलते हैं, इसको समझते हैं। ये जो एंगल ऑफ कांटेक्ट है ना, ये हमेशा 0 से लेकर 180 डिग्री के बीच में ही आपका लाई करता है। अब मेरे पास 3 एग्जांपल है, ठीक। अब तीनों में हमारा एंगल ऑफ कांटेक्ट है आपका थीटा। पहला क्या है, मरकरी। मरकरी में जब भी आपका सरफेस कैसा हो, कन्वेक्स हो, कन्वेक्स सरफेस में एंगल जो होगा, यानी मरकरी में कॉन्वेक्स सरफेस हो, मतलब कि मरकरी कैसा होता है, मरकरी में उसका जो ऊपर का जो अपर लेयर होता है वो हल्का सा ऐसे क्या होता है, बाहर की तरफ कर्व्ड आउट होता है। तो उसमें आपका थीटा क्या होगा, ऑब्ट्यूज होगा, यानी एंगल ऑफ कांटेक्ट क्या होगा, ऑब्ट्यूज होगा। वाटर में क्योंकि कनकेव सरफेस है, कैसा सरफेस है, कनकेव सरफेस है, तो इसमें एंगल ऑफ कांटेक्ट यानी ये जो थीटा है ये क्या होगा, एक्यूट होगा। और जो प्लेन सरफेस है यानी सिंपल जो प्लेन एरिया है उस पे एंगल ऑफ कांटेक्ट क्या होगा, 90 डिग्री होगा, यानी राइट एंगल होगा। अब समझते हैं एंगल ऑफ कांटेक्ट होता क्या है।
कोई भी लिक्विड सरफेस और सॉलिड सरफेस का जो इंटरफेस होता है, यानी कोई भी लिक्विड सरफेस और सॉलिड सरफेस का जो बॉर्डर होता है उस पे जो एंगल बनता है उसको हम लोग एंगल ऑफ कांटेक्ट बोलते हैं। जैसे ये मरकरी का आपका एक लिक्विड सरफेस है, ये मरकरी का यहाँ पे क्या है, लिक्विड सरफेस है, और इस बीकर का ये क्या है, सॉलिड सरफेस है। तो इस लिक्विड सरफेस और इस सॉलिड सरफेस, जो बीकर का ये जो सॉलिड सरफेस है और ये मरकरी का जो लिक्विड सरफेस है, इनके बीच में जो एंगल बन रहा है उसको हम लोग एंगल ऑफ कांटेक्ट कहते हैं, जो कि 0 से लेकर 180 डिग्री के बीच में लाई करता है। मरकरी के केस में एंगल ऑफ कांटेक्ट क्या होता है, ऑब्ट्यूज, और वाटर में एंगल ऑफ कांटेक्ट या तो एक्यूट हो सकता है या तो 90 डिग्री यानी राइट एंगल पे हो सकता है। अब एक चीज और, अगर हम लोग कोई भी सोल्यूशन है किसी भी चीज का, चाहे वाटर हो मरकरी हो, उसमें जैसे जैसे इंप्यूरिटीज को बढ़ाते जाएंगे, यानी इंप्यूरिटीज जैसे जैसे बढ़ते जाएगा तो एंगल ऑफ कांटेक्ट आपका डिक्रीज करेगा, यानी एडिशन ऑफ इंप्यूरिटीज इज इक्वल टू डिक्रीज इन एंगल ऑफ कांटेक्ट। लेकिन अगर हम लोग टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं तो मेरा एंगल ऑफ कांटेक्ट भी क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। अब यहाँ पे ये होता क्यों है एंगल ऑफ कांटेक्ट, तो इसका कारण है एडेसिव और कोहेसिव फोर्स। एडेसिव फोर्स और कोहेसिव फोर्स क्या होता है ये समझो। एडेसिव फोर्स ऐसा फोर्स होता है जो कि दो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स को एक साथ रखने का कोशिश करता है, और कोहेसिव फोर्स ऐसा फोर्स होता है जो कि टू सिमिलर मॉलिक्यूल्स को एक साथ रखने का कोशिश करता है। जैसे मरकरी में होता क्या है कि कोहेसिव फोर्स जो होता है वो एडहेसिव फोर्स से ज्यादा होता है, वाटर में कोहेसिव फोर्स जो होता है वो एडहेसिव फोर्स से कम होता है, और प्लेन सरफेस में कोहेसिव फोर्स और एडहेसिव फोर्स दोनों बराबर होते हैं। अब दोनों को समझो, जैसे अगर किसी ग्लास में अगर पानी भरो, वाटर भरो, किसी ग्लास में अगर पानी भर दिए, फिर उस पानी को ग्लास से निकाल दिए, तभी वो जो ग्लास का जो अंदर का इनसाइड का सरफेस रहता है वो उस पे से पानी पूरी तरीके से नहीं जाता है, वो हल्का हल्का वेट रहता है। अगर पानी जो है अगर बाहर गिरा भी दिए तब भी ग्लास का जो इनसाइड का सरफेस होगा वो क्या होगा, वेट होगा। किसके कारण होता है, एडहेसिव फोर्स के कारण, क्योंकि वो क्या करता है कि पानी को सरफेस से अलग नहीं होने देता है, वो पानी को जो वाटर का कुछ ड्रॉप्स है या कुछ उसका जो अंश है उसको अपने तरफ रखता है, अपने पास रखता है। वहीं कोहेसिव फोर्स जो होता है वो मरकरी में होता है। अगर मरकरी को हम लोग वो ग्लास में रखें और उसके बाद उसको ग्लास से ग्लास को उल्टा कर दे, मरकरी को उसमें से हटा दे, तो मरकरी का एक अंश भी उस ग्लास में नहीं होगा। यानी जैसे वाटर कैसे ग्लास को अंदर से वेट कर देता था, गीला कर देता था, लेकिन मरकरी उसको अंदर से गीला नहीं करेगा, ग्लास ऐसा लगेगा कि उसमें कुछ रखा ही हुआ नहीं था। मरकरी पूरा अपना मॉलिक्यूल्स को निकाल देता है, तो उसी को बोलते हैं कोहेसिव फोर्स। कोहेसिव फोर्स में क्या होता है कि वो सिमिलर मॉलिक्यूल्स के बीच में बाइंड टुगेदर करता है, यानी सिमिलर मॉलिक्यूल्स को अट्रैक्ट करता है, और एडहेसिव फोर्स टू डिफरेंट मॉलिक्यूल्स को बाइंड करके रखता है, यानी उनको पकड़ के रखता है। तो ये हो गया आपका एंगल ऑफ कांटेक्ट, और इसमें दो टॉपिक और थे, फोर्स ऑफ कोहेशन और फोर्स ऑफ एडेशन। और फोर्स ऑफ एडेशन कहाँ लग रहा है, बाहर की तरफ, और फोर्स ऑफ कोहेशन अंदर की तरफ। इसमें फोर्स ऑफ एडेशन बाहर की तरफ और फोर्स ऑफ कोहेशन अंदर की तरफ। समझ में बात आई, कोई दिक्कत? चलिए अब हम लोग जान लेते हैं कैपिलैरिटी और एसेंट फॉर्मूला, यानी कैपिलरी एक्शन क्या होता है और एसेंट फॉर्मूला क्या होता है। कैपिलैरिटी का मतलब होता है कि जो कोई भी एक बहुत थीन सा ट्यूब है, कोई बहुत पतली सी ट्यूब है, उसमें अगर कोई भी लिक्विड या तो राइज होता है या तो फॉल होता है सरफेस टेंशन के कारण। सरफेस टेंशन के कारण अगर कोई लिक्विड राइज करता है या फॉल करता है किसी एक पतली सी ट्यूब में, तो उस फेनोमेना को, उस प्रॉपर्टी को हम लोग कैपिलैरिटी या कैपिलरी एक्शन बोलते हैं। अब ये होता क्यों है, ये होता है आपका सरफेस टेंशन की वजह से। कैसे, जैसे यहाँ पे आपका एक लिक्विड है, ये फ्लूइड जो है पहले क्या है, एकदम प्लेन है, ये फ्लूइड जो है वो एकदम प्लेन है, लेकिन जब हम लोग इसमें बहुत थीन सा पतला सा एक ट्यूब डाले तो यहाँ पे क्या हुआ कि ये कनकेव लाइक स्ट्रक्चर को गेन किया। कैसे स्ट्रक्चर को गेन किया, कनकेव लाइक स्ट्रक्चर को। अब जो फ्री सरफेस होता है या वन सरफेस होता है उस पर प्रेशर कितना लगता है, सरफेस टेंशन 2 सिग्मा अपॉन आर। अभी डिराइव किए हैं कि प्रेशर जो है एक अगर प्लेन सरफेस हो तो उस पर कितना लगता है, या फ्री सरफेस हो 2 सिग्मा अपॉन आर। तो यहाँ पे आपका हर पॉइंट पे जो प्रेशर डिफरेंस है वो क्या है, सेम है, यानी जितना एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा है उतना ही आपका लिक्विड प्रेशर लग रहा है, जिसके कारण ये प्लेन है, यानी एक लेयर में है। लेकिन इस ट्यूब के अंदर क्या हो रहा है कि आपका जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, यानी इसमें जो लिक्विड प्रेशर है वो आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर -2 सिग्मा अपॉन आर है। यानी एक सेम पॉइंट पे यहाँ पे आपका प्रेशर कितना है, 2 सिग्मा अपॉन आर, और इसी सेम पॉइंट पे यहाँ पे आपका प्रेशर कितना है, Pa -2 सिग्मा अपॉन आर, क्योंकि यहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या कर रहा है, लिक्विड प्रेशर को नीचे की तरफ पुश कर रहा है, जिसके कारण आपका कितने से, तो 2 सिग्मा, यानी जो इसमें 2 सिग्मा अपॉन आर ये जो प्रेशर है इससे क्या कर रहा है, वो लिक्विड प्रेशर को नीचे की तरफ पुश कर रहा है। तो एक ही पॉइंट पे प्रेशर का जो डिफरेंस है वो अलग अलग नहीं हो सकता है,
एक ही पॉइंट पे प्रेशर का डिफरेंस अलग अलग नहीं हो सकता है। कोई भी लिक्विड अगर इक्विलिब्रियम में होना चाहे तो उस पे प्रेशर का जो डिफरेंस है वो बराबर होना चाहिए, यानी जितना लिक्विड प्रेशर उतना ही एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे दोनों प्रेशर अलग अलग है, तो इसी चीज को मेंटेन करने के लिए कि ये दोनों प्रेशर बराबर हो जाए, कैपिलैरिटी ट्यूब में जो वाटर है या जो भी लिक्विड है वो ऊपर और नीचे की तरफ तब तक राइज या फॉल करता है जब तक यहाँ पे जो प्रेशर है वो बराबर नहीं हो जाए। तो ये कैसे होता है, अब इसको समझते हैं। और इसमें जो राइज करता है, जो भी लिक्विड जो राइज करता है वो कितने हाइट तक राइज करता है, उसी हाइट के फॉर्मूले को हम लोग एसेंट फॉर्मूला बोलते हैं। अब उसका डेरिवेशन समझते हैं कि एसेंट फॉर्मूला कैसे आया। चलिए अब यहाँ पे देखो, ये आपका लिक्विड क्या किया, राइज किया, तो ये कितने हाइट तक हमको राइज किया, यही हाइट हम लोग को कौन बताता है, एसेंट फॉर्मूला। अब यहाँ पे ये जो है, ये जो इस ट्यूब को हम थोड़ा सा इनलार्ज करके इस ट्यूब को यहाँ दिखाए हैं, जिसमें ये जो कनकेव सरफेस है ये वाला कनकेव सरफेस हो गया। तो ये जो आधा स्फीयर है ना, इसको हम पूरा एक स्फीयर बना दिया। ठीक, अब ये जो स्फीयर बना, इसमें इसका जो कांटेक्ट एंगल था, यानी ये जो एंगल था वो कितना था, इस स्फीयर की वजह थीटा। और एक अगर जैसे एक कनकेव एरिया में जो एंगल होता है वो कितना होता है, एक्यूट। कनकेव में एंगल कितना होता है, एंगल ऑफ कांटेक्ट एक्यूट होता है। लेकिन वहीं अगर एक प्लेन सरफेस हो, एक प्लेन लिक्विड हो जिसका सरफेस क्या हो, प्लेन हो, तो इसमें एंगल ऑफ कांटेक्ट 90 डिग्री होता है, जो अभी पढ़े हैं। तो यही दोनों चीज का यूज जो है यहाँ पे हुआ है। देखो, एक आपका एक्यूट हो गया इस लिक्विड के, ऐसे अगर सरफेस है, लिक्विड का कनकेव सरफेस है, तो उसके लिए थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा, ऑब्ट्यूज। और वहीं लिक्विड का सरफेस अगर प्लेन है, यानी कि एकदम बराबर में है, तो उसके लिए एंगल हम लोग क्या लिए हैं, 90 डिग्री का। उसके लिए एंगल क्या लिए हैं, 90 डिग्री का। तो ये एंगल अगर थीटा है, ये एंगल अगर 90 डिग्री है, तो ये पूरा एंगल मेरा 90 डिग्री माइनस थीटा होगा। 90 डिग्री माइनस थीटा ये पूरा एंगल होगा। उसमें से एक एंगल को हम लोग मान लिए क्या, थीटा। एक एंगल को क्या मान लिए, थीटा। अब प्रेशर जो मेरा होना चाहिए, प्रेशर कितना होना चाहिए, तो उस पॉइंट पे प्रेशर होना चाहिए 2 सिग्मा अपॉन आर के बराबर। प्रेशर कितना होना चाहिए, 2 सिग्मा अपॉन आर के बराबर। और प्रेशर का सिमिलर फॉर्मूला क्या है, रो जी एच। प्रेशर का सिमिलर फॉर्मूला रो जी एच इज इक्वल टू 2 सिग्मा अपॉन आर। अब आर यहाँ पे, ये जो कैपिटल आर है इस स्फीयर का रेडियस है। ये कैपिटल आर किसका रेडियस है, इस स्फीयर का रेडियस है। और ये जो स्मॉल आर है इस ट्यूब का रेडियस है। स्मॉल आर किसका रेडियस है, ये जो ट्यूब है इस ट्यूब का रेडियस आपका स्मॉल आर है। अब यहाँ पे ये जो आर है, ये जो आर है, इस आर का वैल्यू क्या हो जाएगा, ये आर अगर देखोगे तो आर कॉस थीटा के बराबर होगा। जैसे यहाँ पे ये जो आर है, रो जी एच इज इक्वल टू 2 सिग्मा अपॉन आर अपॉन कॉस थीटा हो जाएगा। यानी यहाँ पे हुआ क्या, सिंस आर इज इक्वल टू आर अपॉन कॉस थीटा, आर तुम्हारा कौन सा हो गया, ये अपॉन ये जो है आपका कैपिटल आर के बराबर होगा। तो यहाँ पे उसका वैल्यू पुट किए, यहाँ पे उसका वैल्यू पुट किया। अब बस इसको रिजॉल्व कर देना है। तो रिजॉल्व करेंगे तो मेरा आएगा रो जी एच 2 सिग्मा कॉस थीटा, 2 सिग्मा कॉस थीटा अपॉन आर, 2 सिग्मा कॉस थीटा अपॉन आर। और इस रो जी को अब यहाँ पे नीचे की तरफ मूव करा देंगे, तो हाइट का मेरा फाइनल फॉर्मूला आएगा 2 सिग्मा कॉस थीटा अपॉन आर रो जी, आर रो जी। ये मेरा आ गया हाइट का, यानी एसेंट फॉर्मूला कि लिक्विड जो है, लिक्विड कितना लेवल तक राइज करेगा वो हम लोग को इससे पता चल जाएगा, 2 सिग्मा कॉस थीटा अपॉन आर रो जी। और इसी को हम लोग बोलते हैं एसेंट फॉर्मूला। और ये जो कर्व आपका बनता है, ये जो कर्व आपका बनता है, इसको हम लोग मेनिस्कस कर्व बोलते हैं। इस कर्व को क्या बोलते हैं, कर्व को हम लोग बोलते हैं मेनिस्कस कर्व, मेनिस्कस कर्व। इस कर्व को क्या बोलते हैं, मेनिस्कस कर्व। समझ में बात आई। अब यहाँ पे देख लेते हैं, तो ऐसा होता है। अब इसमें एक चीज और, ये जो आपका यहाँ पे एक फोर्स लग रहा है इस पे, ये जो लिक्विड जो है इस ट्यूब पे एक फोर्स लगा रहा है। वो फोर्स लग रहा है आपका 2 सिग्मा अपॉन 2 सिग्मा, नहीं, सिग्मा इंटू 2 पाई आर। फोर्स कितना लग रहा है आपका, सिग्मा इंटू 2 पाई आर। अब यहाँ पे ये जो लिक्विड है ये इस ट्यूब पे एक फोर्स लगा रहा है। वो फोर्स आपका लग रहा है सिग्मा इंटू 2 पाई आर। फोर्स कितना लग रहा है, सिग्मा इंटू 2 पाई आर। अब यहाँ पे ये जो सिग्मा है ये क्या है आपका, सरफेस टेंशन है। यहाँ पे अगर हम लोग रो जी
2 सिग्मा कॉस थीटा, इन सब को अगर कांस्टेंट ट्रीट करें, क्योंकि सिग्मा 2 डेंसिटी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी यहाँ पे सब अगर कांस्टेंट है, तो यहाँ पे हम लोग को दिख रहा होगा कि जो h का वैल्यू है यानी जो हाइट है वो आपका ट्यूब के रेडियस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। हाइट आपका ट्यूब के रेडियस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, लेकिन जो सरफेस टेंशन है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। हाइट जो होता है वो सरफेस टेंशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ट्यूब के रेडियस के, अगर ट्यूब के रेडियस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो स्फीयर का जो रेडियस होगा उसके भी क्या होगा, क्योंकि ट्यूब का रेडियस जो है वो स्फीयर के रेडियस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो अगर ट्यूब का रेडियस हाइट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो रेडियस का जो स्फीयर है वो भी, स्फीयर का जो रेडियस है वो भी हाइट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। ये 3 चीज को भी यहाँ पे ध्यान रखना है कि स्फीयर का जो रेडियस होगा वो जितना लिक्विड राइज करेगा उस ट्यूब में उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। इस ट्यूब का भी सिमिलरली इनवर्सली होगा, लेकिन जो सरफेस टेंशन आएगा उसके हाइट क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। तो यहाँ पे आपका ये चैप्टर खत्म हो जाता है।